हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और आपकी तैयारी जो है ये भी मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो इसे डाउनलोड अवश्य कीजिएगा। और आप यहां पर मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरा प्रोफाइल आप लोगों को यहां पर दिख जाएगा। और यहां आप मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल सेशन लिए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जैसे आरपीसी कैटेगरी में मेरे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे आपको, या फिर किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड रहेगा प्रवीण11। इसको इस्तेमाल करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ना केवल डिस्काउंट मिलेगा बल्कि जितने भी एजुकेटर होंगे उनकी सबकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों सबकी क्लासेस एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। जो भी क्लासेस आपकी रहेंगी उनकी सबकी पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर वीकली क्विज भी रहेगा और हर 3 सेशन के बाद में मेरे प्यारे साथियों डाउट सेशन भी रहेगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के साथ में तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। और रेफर कोड रहेगा प्रवीण11। और ये कोड लगा देने से आपको 5% का डिस्काउंट मेरे प्यारे साथियों प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, 5% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ओके गाइस, शुरुआत करते हैं। और पिछला सेशन जो हमारा था उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में बात चल रही थी? हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए, हमने चर्चा ही प्रारंभ की थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सभी के सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे मेरे साथ ही। तो दोस्तों, बात अगर की जाए 1921, अब तक मैं 2 टॉपिक आपको कवर करवा चुका हूं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हड़प्पा सभ्यता और आपके हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और वैदिक सभ्यता, ये हमारे 2 टॉपिक और हमें कवर करने हैं। उसके बाद हम मिडाइवल की तरफ चलने वाले हैं। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास आता है वो भी मेरे द्वारा आपको पूरा कवर करवाया जाएगा। तो 1921 ईस्वी की बात आती है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात हम अगर करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो आता है, इसके इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके महानिदेशक जो थे सर जॉन मार्शल, उन्हीं के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस हड़प्पा का उत्खनन का कार्य जो है ये मेरे प्यारे साथियों रावी नदी के तट पर करने का कार्य किया गया था। ठीक है ना, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में स्थित आता है। तो मैंने आपको ये बताया कि इसके महानिदेशक जो आते हैं उनकी बात अगर की जाएगी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन है? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। और साथ ही साथ में अगर आपको बात बताऊं, सर जॉन मार्शल के निर्देशन की बात हम यहां पर कर रहे हैं। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में आपके राय बहादुर दयाराम साहनी की बात की जा रही है। इसकी चर्चा हो रही है। दयाराम साहनी ने राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का अन्वेषण किया। हड़प्पा का अन्वेषण किया था। और हड़प्पा मैंने आपको बताया कि वर्तमान में ये कहां पर आता है। ये वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों पंजाब की बात हम अगर करें, पंजाब पाकिस्तान की बात हो रही है। और कौन सी नदी की बात अगर की जाएगी, नदी आपका आंसर आ जाएगा रावी। वैसे मैं आपको अलग अलग जब स्थल बताऊंगा तब हम इसके बारे में डिटेल से भी चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था ये मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा था। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ जाता है। अब देखते हैं इस सभ्यता के समय को लेकर के अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, आपके पुरातत्व वेदों के द्वारा इसका अलग अलग समय जो है ये हमें बताया गया है जैसे। लेकिन इसका सर्वमान्य मत जो आता है उसकी बात मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के अनुसार अगर बात करेंगे, रेडियो कार्बन कार्बन 14 रेडियो कार्बन
के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका समय जो है ये मेरे प्यारे साथियों माना गया है 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व बिफोर क्रिस्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ बात अगर अपन करेंगे सर जॉन मार्शल जो हैं इनकी बात अगर की जाए, वैसे आपको यही ध्यान में रखना जो मैंने सबसे पहले आपको बताया है, कार्बन 14 के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक की सभ्यता अपने को देखने को मिलती है। सर जॉन मार्शल की बात अगर की जाएगी, सर जॉन मार्शल जो है ये कहते हैं कि सभ्यता का समय 3250 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जबकि सीजे गेड के अनुसार अगर बात हम करते हैं, सीजे जेड लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट में इसको सेट कर देता हूं। सीजे गेड की बात हम यहां पर कर रहे हैं। सीजे गेड जो है ये कहते हैं कि साहब इसका समय जो था ये 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था। लेकिन कार्बन 14 रेडियो कार्बन के अनुसार अगर हम अपन देखते हैं, मतलब मेरे प्यारे साथियों आपके सर्वाधिक मान्य जो प्रतीत होता है वो कौन सा है, ये रेडियो कार्बन के अनुसार जो मैंने आपको समय बताया 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अब देखिएगा जी, इस सभ्यता का भारत में विस्तार कहां तक था उसके बारे में भी हमें जानकारी रहनी चाहिए। तो सबसे उत्तर की तरफ अगर अपन देखते हैं, मांडा जो आता है, जम्मू कश्मीर की बात हम अगर करें, मांडा। दक्षिण में दायमाबाद की बात आती है। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में आता है क्या? बिल्कुल, दायमाबाद महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक पूर्व की अगर बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक पूर्व में ये आलमगीरपुर जो आता है, यहां तक इसका विस्तार अपने को देखने को मिलता है। और इधर सर्वाधिक पश्चिम में इसका विस्तार जो था ये बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान कहां पर है जी? पाकिस्तान में। तो सर्वाधिक उत्तर में स्थित शहर मांडा, सर्वाधिक दक्षिण में दायमाबाद, सर्वाधिक पूर्व में आलमगीरपुर और सर्वाधिक पश्चिम की बात अगर अपन करेंगे, सर्वाधिक पश्चिम में मेरे प्यारे साथियों बलूचिस्तान पाकिस्तान तक इस सभ्यता का विस्तार हमें देखने को मिलता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये सभ्यता जो है, इस सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? क्या आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता थी, या फिर द्रविड़ जो थे उनके द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया था? इसको लेकर भी हमें अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं उनके बारे में। यहां तक बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है इस सभ्यता को लेकर के। तो इस सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता एक तरफ लिख देता हूं, 2-3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, और एक तरफ मैं लिख देता हूं आपके विद्वान, किस विद्वान के अनुसार ऐसा मत दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर जो मत आता है कि आर्यों के द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया था, उनकी बात अगर अपन करें, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ये कहते हैं कि साहब ये सभ्यता जो है ये आर्यों के द्वारा बसाई गई थी। जबकि द्रविड़ की बात हम अगर करें कि द्रविड़ जो थे उनके द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया, तो राखल दास बनर्जी का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। राखल दास बनर्जी ये कहते हैं कि इस सभ्यता को द्रविड़ों के द्वारा मेरे प्यारे साथियों बसाया गया था। ओके, तो 2 इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। आर्य डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं, जबकि द्रविड़ जो है इनके द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया, ऐसा कहा गया है किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। जबकि ये मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी, अर्थात सुमेरियन सभ्यता थी ये, ऐसा माना गया है आपके किसके द्वारा? व्हीलर केम्बरर का नाम सुना होगा आपने, व्हीलर क्रेमरर, ठीक है। ये कहते हैं कि सुमेरियन जो थे, अर्थात मेसोपोटामिया के लोग जो थे, उनके द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया था। अब यहां से तो बहुत कम प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है मेरे प्यारे साथियों। तो प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जो इंपोर्टेंट साइट यहां पर इस सभ्यता की आती हैं, वहां से अपने को क्या क्या महत्वपूर्ण जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो हमें याद रहना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, इंपोर्टेंट साइट जो आती हैं, कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण स्थल,
और महत्वपूर्ण स्थल में सबसे पहले हम उसी स्थल के बारे में बात करेंगे जिसकी खोज मेरे प्यारे साथियों सर्वप्रथम की गई थी। अर्थात कौन सा आएगा जी? हड़प्पा की खोज ही की गई थी क्या? बिल्कुल हड़प्पा की खोज ही की गई थी। तो सबसे पहले वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। ये वर्तमान स्थिति जो है हड़प्पा की, ये मैंने आपको अभी अभी बताई थी। हम बात अगर अपन करें, आपके पाकिस्तान की बात आती है और पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की बात हम कर रहे हैं। पंजाब प्रांत में एक जिला आता है जिसका नाम आता है मोंटगोमरी जिला। कौन सा है जी? मोंटगोमरी जिला। और इसी मोंटगोमरी जिले में मेरे प्यारे साथियों आपके ये रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाएं तट पर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रावी नदी के बाएं तट से अपने को ये सभ्यता, अपने को हड़प्पा सभ्यता जो है ये वर्तमान में प्राप्त हुई है। अब इसके बारे में सबसे पहले हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी जो है, मैंने आपको बताया था कि 1826 की बात आती है, 1826 ईस्वी की बात आती है। क्या इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी क्या चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रदान की गई थी क्या? बिल्कुल, हमने शुरुआत में ही इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। सर्वप्रथम जानकारी जो है ये किसके द्वारा दी गई? तब आपका आंसर क्या आएगा? 1826 1826 ईस्वी की बात आती है और 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा मेरे प्यारे साथियों इस हड़प्पा के टीले के बारे में जानकारी जो है ये प्रदान की गई थी। लेकिन इसके उत्खनन की बात हम अगर करें, 1921 की बात आती है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया था क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। तो उत्खनन की बात हम अगर करेंगे, उत्खनन का कार्य जो है ये 1921 ईस्वी की बात है और 1921 ईस्वी में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम इसका उत्खनन का कार्य जो है ये प्रारंभ कर दिया गया था। कौन सी सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल जिसका नाम हड़प्पा है, जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, जिसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किया गया था, उसी के बारे में हम यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन जो है वो माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। 1926 की बात आती है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं वृहद स्तर पर उत्खनन, वृहद स्तर पर उत्खनन की बात अगर आपसे पूछ ली जाएगी तब आप क्या बताएंगे कि 1926 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसका जो है व्यापक स्तर पर या वृहद स्तर पर उत्खनन का कार्य मेरे प्यारे साथियों प्रारंभ किया गया था। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आते हैं, जो महत्वपूर्ण अपने को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें रीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जानकारी तो होनी चाहिए ना जी। बिल्कुल, तो मेरे प्यारे साथियों हमें यहां से एक तो प्राप्त हुआ है कब्रिस्तान। क्या मिला है जी? कब्रिस्तान। ये कहाँ मिला है? हड़प्पा का जो आवास क्षेत्र था उसके दक्षिण में, है ना? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हड़प्पा के आवास क्षेत्र के, आवास क्षेत्र के दक्षिण में मेरे प्यारे साथियों ये अपने को कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। और क्या इस कब्रिस्तान को कोई विशेष नाम दिया गया है क्या? बिल्कुल ठीक है, आपको पता होगा कब्रिस्तान R37 इसे नाम दिया गया है जी। नाम क्या दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता आप लोगों से, कब्रिस्तान R37 कहां से प्राप्त हुआ? तब आप बताएंगे कि कब्रिस्तान R37 जो है ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ हड़प्पा के जो और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, आपको पता होगा कि 6-6 की क्रम में, अर्थात 6 मकान एक तरफ और 6 मकान एक तरफ, कुल 2 पंक्तियों में कुल 12 कमरे कक्षों वाला अन्नागार अपने को यहां से प्राप्त हुआ है। अन्नागार का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ग्रेनरी की बात हो रही है, अर्थात अनाज संग्रहण के लिए ये अन्नागार का प्रयोग करते थे। तो मैंने आपको ये बताया है कि 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्ष अपने को यहां से मिले हैं।
कुल 12 कक्ष, इसका मतलब ये हुआ है कि 6-6 की पंक्तियों में मिले हैं क्या? बिल्कुल 2 पंक्तियों में मिले हैं। कुल 12 कक्ष अपने को यहाँ पर अनाज के संग्रहण के प्राप्त हुए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, बात अगर की जाएगी इसकी लेंथ की बात, हम प्रत्येक अन्नागार जो था 50 इंटू 20 फीट का जो ये अन्नागार अपने को यहाँ से देखने को मिलता है। लेकिन इतना इतना आपसे नहीं पूछा जाता है, केवल आपको ये ध्यान में रख लेना है कि अन्नागार जो है कुल 12 कक्ष से 6 एक पंक्ति में थे और 6 एक पंक्ति में, अर्थात कुल 12 कक्ष अपने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार हड़प्पा से ही अपने को लकड़ी के ताबूत प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। लकड़ी के ताबूत में समाधान के साक्ष्य जो हैं, समाधान के साक्ष्य ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तब आपका आंसर आएगा कि हड़प्पा एक ऐसा स्थान था जहां से लकड़ी के ताबूत में समाधान के साक्ष्य अपने को मिले। और क्या इंपॉर्टेंट बात आती है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है अपने को 2 पाषाण मूर्तियां, मतलब लाल पत्थर की मानव मूर्ति और काले पत्थर की अपने को नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग अवश्य ही ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। मैंने क्या बताया? मैंने ये कहा है कि पाषाण मूर्तियां कितनी? पाषाण मूर्तियां 2 मिली क्या? बिल्कुल 2 मिली हैं। एक तो मैंने आपको बताया पुरुष की है और एक अपने को मिली है नर्तकी की, मतलब जो डांस नर्तक जो है उसकी मूर्ति अपने को मिली है। जो पुरुष की मूर्ति मिली है ये मेरे प्यारे साथियों लाल पत्थर की है और जो नर्तक की मूर्ति है ये मेरे प्यारे साथियों अपने को काले पत्थर की यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ से प्राप्त हुई ये भी हमें हड़प्पा से ही प्राप्त होती है। तो मैंने आपको अब तक जो इंपोर्टेंट बात बताई, मैंने ये कहा इसका सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका वृहद स्तर पर उत्खनन का कार्य 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया। यहां से अपने को जो हड़प्पा का जो आवास क्षेत्र था उसके दक्षिण में मेरे प्यारे साथियों क्या मिला? एक कब्रिस्तान मिला है जिसे क्या नाम दिया गया? कब्रिस्तान R37। आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में मैंने आपको ये बताया कुल 12 कक्ष जो हैं ये अनाज संग्रहण के लिए अपने को प्राप्त हुए हैं, जिनकी साइज भी मैंने आपको बताई 50 इंटू 20 फीट जो है ये इसकी साइज थी। यहां से ही अपने को लकड़ी के ताबूत में समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और मैंने आपको 2 पाषाण मूर्तियों के बारे में भी बताया। यहाँ पर कांस्य की मूर्ति की बात हमने नहीं की है, हमने पाषाण मूर्तियों की चर्चा की है। यहाँ पर एक पुरुष की लाल पत्थर से बनी हुई तथा एक नर्तक की काले पत्थर से बनी हुई पाषाण मूर्तियां अपने को प्राप्त हुई हैं। मामला यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम अपने को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे, और क्या इंपोर्टेंट अपने को महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। जो वह गेहूं के दाने भी अपने को यहाँ से मेरे प्यारे साथियों प्राप्त हुए हैं। किसके? जो वह गेहूं के दाने, तथा साथ ही साथ में आपने प्रसाधन मंजूषा का नाम सुना होगा। प्रसाधन मंजूषा का मतलब ये है कि मेरे प्यारे साथियों जैसे आज मेकअप के लिए एक बॉक्स होता है ना, महिलाएं रखती होंगी, वो ही प्रसाधन मंजूषा कहा गया उसे। तो मेकअप का सामान भी अपने को यहां से मिला है। प्रसाधन मंजूषा जो है ये अपने को मेरे प्यारे साथियों यहां से प्राप्त होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, वैसे तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में कह दूं बहुत सारी अपने को मोहरें प्राप्त हुई हैं। आपको ये तो पता होगा कि सभ्यता के लोग मोहर का प्रयोग किसके लिए करते थे? सील या मोहर का प्रयोग ये मेरे प्यारे साथियों आपके व्यापार के लिए नहीं करते थे, बल्कि व्यापार तो इस समय वस्तु विनिमय के ऊपर आधारित हुआ करता था। मोहर जो है ये भी अपने को मिली है, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें अगर आपसे पूछी जाती हैं कि सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें अपने को किस स्थल से प्राप्त हुई हैं, तब आपका आंसर आएगा जी ये आपके हड़प्पा से। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं ये मेरे प्यारे साथियों अपने को कहां से प्राप्त हुई हैं?
इसी हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, अभिलेख युक्त हैं ये। अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तब आपका आंसर क्या आता? तब आपका आंसर आ जाता मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से अपने को सर्वाधिक मोहरें, जबकि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं ये मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यहीं से अपने को कांसे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। अरे अभी अभी हमने आपके प्रसाधन मंजूषा की बात की थी, तो प्रसाधन करेगी मतलब महिला श्रृंगार करेगी, वो किस उसके लिए दर्पण तो उसको चाहिए होगा। तो यहां से अपने को जो दर्पण मिला वो किसका मिला है? कांसे का दर्पण मेरे प्यारे साथियों अपने को प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आप लोगों को यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो एक बार फिर से जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने ये कहा हड़प्पा सभ्यता जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला जो पंजाब प्रांत में आता है, यहाँ से रावी नदी के बाएं तट पर। अब ये बाएं तट के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि जब हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो जो है वो मेरे प्यारे साथियों आपके सिंधु नदी के दाहिने तट पर आएगा, जबकि हड़प्पा जो है ये बाएं तट पर है। इस टीले के बारे में, हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में दी गई थी क्या? बिल्कुल। फिर इसका उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, लेकिन वृहद स्तर पर उत्खनन का कार्य माधो स्वरूप वत्स के द्वारा 1926 ईस्वी में। यहां से अपने को एक कब्रिस्तान में मिला। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि हड़प्पा जो है ये मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कब्रिस्तान संस्कृति थी। कब्रिस्तान संस्कृति अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, कहां से? हड़प्पा की बात हमने की है। इसी कब्रिस्तान का नाम जो दिया गया कब्रिस्तान R37। अन्नागार की बात हमने की, 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्ष जो है ये अपने को अन्नागार, कुल 6 की पंक्तियों में। लकड़ी के ताबूत में सावधान के साक्ष्य अपने को यहाँ से मिले, और पाषाण मूर्तियों के बारे में भी हमने चर्चा की, जिसमें एक पुरुष लाल पत्थर और नर्तक के काले पत्थर की पाषाण मूर्तियां अपने को प्राप्त हुई हैं। फिर मैंने आपको बताया गेहूं और जौ के दाने भी, साथ ही साथ प्रसाधन मंजूषा और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें अपने को हड़प्पा से मिली। जबकि सीधा प्रश्न आपसे पूछे कि सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली, तब आपका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो, और हमें यहां से कांसे का दर्पण भी मेरे प्यारे साथियों प्राप्त हुआ है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जरूर कीजिएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे प्यारे साथियों आप लोगों ने अभी तक भी मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप मुझे फॉलो अवश्य करेंगे। आप यहाँ पर मुझे सर्च कीजिएगा, किस नाम से? प्रवीण कुमार के नाम से। और प्रवीण कुमार के नाम से जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों दिख जाएगा, और प्रोफाइल दिख जाएगा तो फॉलो भी कीजिएगा, ताकि स्पेशल सेशन जो मेरे द्वारा लिए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आरपीसी कैटेगरी या फिर किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ में लाइव क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड रहेगा प्रवीण11, जिससे आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मेरे प्यारे साथियों प्राप्त हो जाएगा। और जितने भी एजुकेटर होंगे, जिस भी कैटेगरी में आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, उनकी सबकी क्लासेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। वीकली क्विज भी रहेगा, डाउट सेशन भी रखा जाएगा, और पीडीएफ भी मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये था आज का सेशन। लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो अभी तक भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो भी कीजिएगा। बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।